वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने 4 अप्रैल फिर 6 अप्रैल शायद 2 वीडियो यूजीसी के ऊपर डाले थे और दोनों में मैंने डरते डरते आपसे एक तारीख बताई थी कि 9 अप्रैल कैसे भी करके निकल जाने दीजिए। 9 अप्रैल निकलने के बाद ही, अर्थात 9 अप्रैल 2026 निकलने के बाद ही उस दिन सांझ को मैं कोई वीडियो डालूं तो डालूं या डालूंगा या कि उसके बाद डालूंगा। अब वो बेला आई, 9 अप्रैल निकल गया। उसके बाद में 10 अप्रैल को आपने देखा, देश ने देखा, सब राजनीतिक उहापोह वाले लोगों ने देखा कि 10 अप्रैल को यूजीसी को लेकर के कितना बड़ा डेवलपमेंट आया, यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के कितना बड़ा डेवलपमेंट आया। वो क्या आया, पूरा मैं आपसे आग्रह करूंगा ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को मैं उस भाव से कर रहा हूं कि जिसके तहत आप पढ़ते ज़रा उघड़ करके सामने आ जाए, लॉ पॉइंट भी आ जाए, विधायी पॉइंट भी आ जाए, और साथ ही ये जो अभी 10 तारीख को 10 अप्रैल को जो उसके मनीष जोशी, प्रोफेसर मनीष जोशी जो सेक्रेटरी थे यूजीसी के, और जिनका कार्यकाल अभी 2028 तक था, लेकिन अभी 10 अप्रैल को दोपहर को उनका आदेश निकल गया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। यह त्यागपत्र उनका 25 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन वे कार्यमुक्त अभी से हो गए हैं और उनके स्थान पर प्रोफेसर रथ को उनका दायित्व दे दिया गया। अर्थात 10 अप्रैल से वे एक तरीके से नहीं, 10 अप्रैल से उनको फ्री कर दिया गया। फिर आप देखिएगा कॉपी 2 जो नीचे किया गया उसी आदेश में, उसमें एक कॉपी है, कॉपी 2 द चेयरमैन वाइस चेयरमैन यूजीसी, ठीक है, और उनके कार्यालय का पता। अब देखिएगा 9 अप्रैल तक, 9 अप्रैल की रात की 12 बजे तक मिस्टर दिग्विजय सिंह, क्योंकि तब तक वो राज्यसभा के मेंबर थे, मिस्टर दिग्विजय सिंह इसके चेयरमैन हुआ करते थे। 9 अप्रैल की रात की 12 बजे तक दिग्विजय सिंह जी चेयरमैन थे। 10 अप्रैल को मॉर्निंग में, अर्थात 10 अप्रैल की सुबह से चेयरमैन का पद खाली हो गया, चेयरमैन रिक्त हो गया, ठीक। अर्थात ये जो यूजीसी गाइडलाइन जो पूरी उस समय बनी थी और जिस पर बतौर चेयरमैन साइन हुए थे, बतौर सचिव साइन हुए थे, 2 मुख्य लोग थे जिनके सिग्नेचर से, जिनकी सिग्नेटरी से ये पूरा यूजीसी गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट पे भी रखा गया था, जिसके आधार पर भी उसका पूरा वो निकाल करके उन्होंने दिया था मीडिया में। और अब कुछ भी परिवर्तन होगा तो अब ये समिति हो गई डिसॉल्व। 10 अप्रैल को ये समिति, यूजीसी की जो नाम की जो समिति थी, जिसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे, जिसके सेक्रेटरी मनीष जोशी थे, प्रोफेसर मनीष जोशी, साथ में इनके 30 पूरा लवाजमा था, जिसमें 16 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भी थे, जिसमें ये जितने भी सुषमा स्वराज की तथाकथित महान विद्वान विदुषी, उनकी एडवोकेट, उसके लिए वो जो पूर्व कानून मंत्री हरशंकर प्रसाद और वो संबित पात्रा जी, सब ने दे सिग्नेचर ऐसे सिग्नेचर मारे कि पूरी सरकार हिल गई। न जाने कितनी गालियां खानी पड़ रही सरकार को। पूरे संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा पर जो सामाजिक समरसता का ताना बना बुना गया था, उस पर मार दिया पूरा, है ना, छाछ डाल दी, उसकी बट्ठा में डाल दिया जड़ों में। ये काम किसने किया? ये काम जिन्होंने किया था वे अब नहीं रहे, वो दोनों नहीं रहे 10 अप्रैल को। और सरकार, लोग कह रहे थे ना कि सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है, सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है, सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अब एक पेज फिर बता रहा हूं मैं आपको। यदि दिग्विजय सिंह जो उसके चेयरमैन थे, यदि वो राज्यसभा में पुनः आगे बढ़ जाती, उनको वापस नॉमिनेशन मिल जाता, तो ये समिति डिसॉल्व नहीं होती।
और ये समिति डिसॉल्व नहीं होती तो सेक्रेटरी को हटाना भी संभव नहीं था, क्योंकि सचिव वो थे उसके। अर्थात सचिव अध्यक्ष पर ही टिका था। काफ़ी हद तक सरकार चाहती तो उनके ऊपर आरोप पर जांच बिठा करके कर सकती थी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहा होगा, वो एक अलग बिंदु है। मैं बतौर लॉ के विद्यार्थी मैंने 15 दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था, ये सारा खेल 9 अप्रैल की रात के बाद होगा। तब तक न नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते थे, न धर्मेंद्र प्रधान कुछ कर सकते थे, न लॉ मिनिस्टर के लोग कुछ कर सकते थे, क्योंकि वे संसदीय परंपराओं की तहत बनाई गई समिति थी जिस पर सरकार का भी नियंत्रण नहीं था। दो चीज़ें समझ लीजिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये अपने आप में स्वायत्त संस्था है, ऊपर से इसको गवर्न करने के लिए जो संस्था और बनाई गई जिसके अंदर 16 सांसद बीजेपी के और बाकी के 15 कांग्रेस और टीएमसी एएमसी ने टीडीएम और दुनिया भर की जो पार्टियां हैं उन सबको मिला करके रखा गया था, बहुमत इनका रखा गया था। लेकिन चेयरमैन सदा शयता बड़ा दिल दिखा करके नरेंद्र मोदी सरकार ने दिग्विजय सिंह को बना दिया था। कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन अभी वक्फ जो अमेंडमेंट बिल के लिए बनाया था ना, तो आखिर उनको मतलब अपने सरकार एनडीए के व्यक्ति को बनाना चाहिए था चेयरमैन, लेकिन दिग्विजय सिंह को पता नहीं किस झोंक में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको चेयरमैन बना लिया था। राज्यसभा मेंबर था और कांग्रेस का था, तो बड़ा दिल दिखा करके किया था। जैसे बड़ा दिल कभी कांग्रेस ने दिखा करके और आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, लेकिन वो नाम रोशन करके आए थे, 4 चांद लगा के आए थे। इन्होंने दिग्विजय सिंह ने ये फॉर्मेट बनवाने से लेकर के और विनीत जोशी के साथ, मनीष जोशी के साथ तालमेल बिठा करके, और ऐसा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि आप यूजीसी को की उस गाइडलाइन के अंतर्गत ओबीसी को शामिल करो, उन्होंने नहीं बोला था। ये जो 2 महिलाएं गए थे, रोहित विमोला की माँ और पायल तड़वी की माँ, ये दोनों ही ओबीसी थे, और इन्होंने दलित का फायदा लेकर के, दलित के सर्टिफिकेट, दलित की पात्रता लेते हुए विश्वविद्यालय में सारे कोर्सेज, सारे फायदे लिए, और जब मामला पकड़ में आ गया तो दोनों ने आत्महत्याएं की। और फिर बाद में दोनों की माएँ 2016-17 के मध्य सुप्रीम कोर्ट गए कि बच्चों का वहाँ पर बड़ा शोषण हो रहा है, कुछ करो। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा था कि 2012 की जो गाइडलाइन है उनको उचित करें, क्योंकि वे प्रभावी नहीं हो पा रही है, बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने इसमें ओबीसी को घुसेड़ मारा, इसमें उन्होंने सामान्य वर्ग को बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप लड़ाई झगड़े और पूरा एक वर्ग संघर्ष जैसा पैदा हो गया, और सामाजिक समरसता चूल्हे में चली गई, सब पानी फिर गया उसके ऊपर। लेकिन शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन मोदी करते भी तो क्या करते, भरोसे की भैंस पहाड़ा दे गई, जैसे कहा जाता था ना, भरोसा नहीं था। और अभी एक इसलिए कैबिनेट बैठक में बीच में जो बैठक हुई थी इनकी, उसमें मोदी जी और ये सारे लोग ने माथा पकड़ के बोला कि तुमने क्या कर दिया, क्योंकि ये कोई संसद द्वारा पारित नहीं था, ये गाइडलाइन संसद ने थोड़ी पारित की। ये तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक आयोग बना हुआ है अनुदान देने के लिए, जो देश में जितने भी सरकारी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस, उनको फंड देने के लिए, कुछ अपना अनुदान देने के लिए सरकार कुछ मापदंड रखती है। तो सरकार ने कहा कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2012 की जो गाइडलाइन थी उनको ज़रा सख्त करें। यद्यपि 2012 की गाइडलाइन में ये इस तरीके से नहीं था, किसी भी बच्चे के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी विद्यार्थी के साथ में होता है तो वो कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होती भी थी, लेकिन वो सलाह थी। यहाँ पर उसको दंडित प्रक्रिया के तहत कर दिया गया था, यहाँ पर पुलिस केस बनाने के लिए कर दिया गया था। और सबसे दुखद ये कि इसमें सामान्य वर्ग को टारगेट बना लिया था। शुरू से ये मान लिया गया था ओबीसी भी शिकायत करेगा, और वो शिकायत करता कि शिकायत गलत भी हो तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, शिकायतकर्ता सामने आए बिना अगर वो अप्रत्यक्ष गोपनीय शिकायत करता है तो वो भी शिकायत मानी जाएगी। साथ ही यदि वो भाव भंगिमा से भी ये कह दे कि नहीं, सामने वाले प्रोफेसर ने मुझे कम नंबर दिए हैं, ये क्योंकि ये विद्यार्थियों के मध्य नहीं, ये प्रोफेसरों, प्रिंसिपल, कर्मचारी सबके बीच में लड़ा दिया था पूरा ही, ये सब पर लागू हो रहा था। इसलिए मामला घमासान मच गया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये 13 जनवरी 2026 को इन्होंने जारी किया तो उसके बाद में 29-30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, कह दिया कि नहीं ये तुम किस लोक में लेके जा रहे हो, ये कहाँ जातिवाद में फंसा रहे हो पूरा, हमने तुमको क्या करने को बोला था तुमने क्या कर दिया, और उस पर स्टे लगा दिया। फिर उसके बाद में 19 मार्च को फिर से हियरिंग होना थी, तब तक का स्टे था। 19 मार्च को चूंकि केसेस बहुत ज़्यादा थे, फिर 23 मार्च को इस पर एक शॉर्ट हियरिंग हुई और उसके बाद में कहा जा रहा कि 15 अप्रैल को इस पर सरकार का जवाब और सब कुछ आएगा। अब सरकार का जवाब भी चला जाएगा क्योंकि दिग्गी राजा चला गया, नहीं तो वो जवाब पर जो भी सिग्नेचर होता वो चेयरमैन के नाते फिर वहाँ पर दिग्विजय सिंह का होता, फिर वहाँ पर मनीष जोशी के सिग्नेचर होते। अब मनीष जोशी की जगह तो प्रोफेसर रथ आ गए हैं और वहाँ पर जो दिग्विजय सिंह की वो, चूँकि अब वो समिति डिसॉल्व हो गई है, जो संसदीय समिति थी, क्योंकि नियम ये है चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होता है या चेयरमैन त्यागपत्र दे देता है तो वह समिति डिसॉल्व हो जाती है, समिति समाप्त हो जाती है। अब पूरा समिति पूरी बनेगी, उसके बाद में यहाँ से कोई न कोई जवाब रखा जाएगा या फिर सरकार, चूँकि उसका धर्मेंद्र प्रधान वो अब आकर के और उनकी तरफ से कोई एक सरकार से अब सरकार का लोड शुरू होता है क्योंकि अब समिति खत्म है, याद रखिएगा। अब वो जो संसदीय समिति थी यूजीसी हेतु वो अब समाप्त हो गई है, अब जो भी जवाब जाएगा वो सरकार की तरफ से जाएगा। इसलिए अब जा कर के, और अब मैं लिंक में भी आपको मैंने जो 2 वीडियो थे या खास तौर से पिछला वीडियो था अभी 6-7 तारीख का, अब वो आपको डालूंगा। आपको मैंने कहा था कि 9 अप्रैल की शाम को परिवर्तन आएगा और 10 अप्रैल को अभी आया है। अब सारा चेंजेस होगा। अब लोग जो भर भर के गालियां दे रहे थे मोदी को, अब मोदी ने किया, और अभी भी कह रहे जातिवादी लोग मुझे क्षमा करना, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने हर हर मोदी घर घर मोदी नारा दिया था, लेकिन मैं आपको डंके की चोट बोल रहा हूँ, मोदी सब कुछ करता शायद ऐसा नहीं करता। और अभी झारखंड में भी एक उसका अपना उड़ीसा में भी एक आरक्षण का नया प्रपंच फैला गया है, SC ST OBC तीनों के परसेंटेज को लगभग दुगना किया गया। ये सब चीज़ें मोदी से पूछ के नहीं हो रही है। ये उड़ीसा में भी धर्मेंद्र प्रधान ही वहाँ के नेता हैं और जिनको मुख्यमंत्री बनने के सपने उनके आ रहे थे, लेकिन बना किसी और ने दिया मोदी सरकार ने। इसी तरीके से यहाँ पर यूजीसी गाइडलाइन में भी धर्मेंद्र प्रधान अभी भी टारगेटेड हैं, लोगों के टारगेटेड अभी भी हैं। और अभी भी लेकिन जातिवादी शक्तियाँ बोल रही है कि मनीष जोशी को इसलिए हटा दिया कि वो ब्राह्मण था। नहीं, मनीष जोशी वॉज आल्सो कल्प्रिट इन दिस, स्पेशली इन दिस मैटर, because he was just secretary and his moral duty was there to ask something to the ministry also, without taking proper permission, without discussion, he has issued such guideline in the gazette also। तो ये दोषी तो है। तो अभी कई सारी चीज़ें अब आएगी सामने, अब आगे देखिएगा होता है क्या। वीडियो में कुछ कंटेंट नया मिला हो और अब लोग नए सिरे से इसको देखेंगे। मैं सोचता हूँ मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो इस परत को निकाल रहा है, जो इस विधायी कारण को निकाल रहा है कि 9 अप्रैल का निकलने के बाद 10 अप्रैल से ही सारा काम अब क्यों शुरू हो रहा है। और अब सरकार पूरी ताकत से काम करेगी, अब जो करेगी वो सरकार करेगी। मैं फिर डंके की चोट बोल रहा हूँ कि 13 जनवरी 2026 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ, जो गाइडलाइन आई, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार का उतना हाथ नहीं है। हाथ था शायद 2 तरीके से, बिना आंखें खोले ये 26 जो 16 सांसद थे उन्होंने साइन किए, और धर्मेंद्र की तरह बिल्कुल शोले स्टाइल में उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और सोच लिया कि दिग्गी राजा चेयरमैन है, सब कुछ बच्चों का मामला है, बच्चों को अपनों को क्या देखना है। लेकिन वो भूल ही गए थे कि बच्चों को क्या देखना है के चक्कर में सामान्य वर्ग के बच्चों को अपराधी की तरह व्यंजित करने के लिए इस गाइडलाइन में षड्यंत्र कर लिया गया है। और तुम आंखें बंद करके बैठे रहे शुतुरमुर्ग की तरह, आंखें खुली तब तक समरसता की हत्या हो चुकी थी। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा, मुझे भी गालियाँ देनी हो अवश्य दीजिए, लेकिन तर्क के साथ दीजिए। मेरा तर्क
और मेरी पूरी विश्लेषण आपको ठीक लगा हो तो ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, वरना मुझे आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी कहता हूँ क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं कानूनी दांवपेच के साथ हिसाब से आपको पूरा बता रहा हूँ, इसलिए अपने पिछले वीडियो का लिंक भी आपके इसमें दे रहा हूँ। मैं कोई मोदी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं जब मनहर की गपशप में अपने वीडियो को लेकर बैठता हूँ, अपने रिकॉर्डिंग को लेकर बैठता हूँ, उस समय एक निरपेक्ष भारतीय होकर के, एक भारत माता का बेटा होकर के मैं अपने सब्सक्राइबर से, देशवासियों से, दुनिया के लोगों से बात करता हूं, सत्य बोलता हूं। सत्य समझने में आपका विजन अगर अलग है तो थोड़ा फर्क हो सकता है, अन्यथा मेरी तरफ से तो मैं सत्य ही कहूंगा। भारत माता की जय।